दूसरा व्याधि हम देखने की कोशिश करेंगे कि कास। अभी कास में जो है उद्भव स्थान आमाशय लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? हालांकि वो प्राणव स्रोतस में दिखाई देने वाला व्याधि है, लेकिन मूलतः जो पूरा महास्रोतस है उसमें जो अपान वायु है वो विमूढ़ हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है। उदान के साथ में मिलकर वो ये व्याधि का एक स्वभाव जो है वो कांस्य तुल्य व ध्वनि वाला जो स्वभाव है वो व्यक्त करता है। तो इसमें भी अन्न व रस व प्राण व सभी स्रोतस दुष्ट होते हैं। आमाशय उद्भव स्थान लेने का कारण इसलिए है कि जब भी इसमें कफ प्रकोप हो जाता है और कफ की प्रवृत्ति कास में होती रहती है तो आमाशय ही मूल दुष्ट रहता है। जैसे कि श्वास में भी हम देखते हैं, आमाशय से ही जो कफ कर आहार विहार लिया गया है तुरंत ही इसका कफ प्रकोप या कफ की निर्मित अधिक हो जाती है और प्राणव स्रोतस में कफ बढ़ा हुआ दिखाई देता है और जो बलगम है वो स्टिकी म्यूकस ग्रीनिश येलोइश भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही वो लिंक है कि अन्नवाह में दृष्टि हुई है, अग्नि मांद्य हुआ और वो पचा नहीं पाया और उसका जो व्यक्ति है वो प्राणवाह में फुफ्फुसों में हो गई है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। इसमें कास में लंघन के साथ में स्नेहन एक जोड़ा गया है। वातज कास के रुग्ण जब आते हैं तो थोड़ा क्लिष्ट विषय हो जाता है। बहुत बार पेशेंट्स काफी सारे कफ सिरप लेके आते हैं या कुछ लोगों को जीर्ण शुष्क कास रहता है। इसे जगह पर इस्तेमाल करने के लिए एक कल्प है जो भी चरक में ही आया हुआ है, विडंगनागर आदि चूर्ण इसको कहते हैं। इसका इंडिकेशन क्लियर कट उन्होंने दिया है कि सकफे अनिलज। अभी ये भी एक बहुत ट्रिकी चीज है प्रैक्टिस में कि जब भी पेशेंट खांसता है और कफ नहीं निकल रहा है तो हम और पेशेंट को लगता है कि कफ है तो क्या कफ प्रधान है या वात प्रधान है ये समझना आयुर्वेदिक वैद्य के लिए जरूरी है। तो ये समझते हुए कि उन्होंने जैसे वर्णन किया है और प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है कि पृच्छाद बहुत कष्ट के बाद में थोड़ा थोड़ा कफ निकलता है और वो बहुत ही अल्प ग्रथित छोटा सा गुठली जैसा निकलता है, तो वो वात प्रधान उसको समझना चाहिए। और कफ प्रधान है तो आपको चेस्ट में अलग अलग साउंड्स मिलेंगे और उसके साथ में उसका जो श्वसन है वो भी डिस्टर्ब हुआ दिखाई देगा, तो वो कफ प्रधान है। तो ये उस अवस्था के लिए नहीं, ये वात प्रधान कफानुबंधी के लिए जिसमें शुष्क खांसी में कफ नहीं निकल रहा है, आवाज ड्राई आ रही है, स्वरसाद आदि लक्षण हुआ है। तो इसमें बहुत सिंपल कल्प है। कल्प आप ग्रीन में लिखा हुआ देख सकते हैं, लगभग 8 इंग्रेडिएंट है और ये आप आसानी से क्लिनिक में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इस अवस्था में उन्होंने चिकित्सा तत्व जो दिया है वो सस्नेह विरेचन ये वातानुलोमन के लिए दिया हुआ है। तो ये कल्प तो वैसे देखा जाए तो वृक्ष है, क्षारयुक्त है, तो ये कैसे प्रयोग करना है तो उसका अनुपान अगर आप नीचे देखें तो घृत दिया हुआ है, अनुपान उसका घृत दिया हुआ है। तो वो घृत भी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? हम जो हमारा रेगुलर गोघृत है वो इस्तेमाल करके चलेगा क्या? शायद चल भी सकता है, लेकिन ग्रंथ में बहुत छोटे छोटे से सिद्ध घृत आए हुए हैं जो हम भली भांति इसका जानकर समझकर प्रयोग कर सकते हैं। सूखी खांसी इसमें अगर आप ध्यान में रखें तो ये घृत आपके क्लिनिक में रहना ही चाहिए। हाँ, AK फॉर अमृतायन कंटकारी है, बहुत आसानी से आप क्लिनिक में भी ये बना सकते हैं और इसका अनुपान आधा से 1 चम्मच कोष्ण विलेय स्तर पर इसी चूर्ण में अगर आप देते हो तो शुष्क कास में काफी अच्छे उपशय दिखाई देता है। कफ का विलयन और कफ का छेदन यानी कि कफ को जो आशय में वो चिपका हुआ है उससे हटाना, ये दोनों भी कार्य इसमें इसके द्रव्य से भी हो जाते हैं और घृत देने के वजह से अधिक वात प्रकोप भी नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरा जो नीचे लिखा हुआ है वो विदार्यादि घृत है जो फेमस है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन रासनादि घृत करके भी आया हुआ है और काफी सारे साउथ इंडियन फार्मासिस्ट का भी ये रासनादि घृत आता है और इसका भी हमने 10-10 ड्रॉप्स के मात्रा में भी अगर आप चूर्ण में इसका अनुपान के स्तर पर प्रयोग करते हैं तो भी शुष्क कास में अच्छे रिजल्ट्स आए हुए दिखाई देते हैं।